Hello students, today we will discuss about BSc first semester subject Organic Chemistry. Topic is Stereochemistry. In this video lecture, we will discuss about epimers, racemic mixture, resolution and stereochemistry introduction. Stereochemistry is a stereochemistry is made upon two words stereo and chemistry. Stereo means 3D structure of मॉलिक्यूल. स्टीरियो मीन्स 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, अर्थात किसी भी मॉलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर की स्टडी हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं. स्टीरियो केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो इसमें मॉलिक्यूल को 360 डिग्री पर हम स्टडी करते हैं. किसी भी मॉलिक्यूल के 360 डिग्री या फिर उसके 3D स्ट्रक्चर की स्टडी हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं. इसके अंतर्गत हम लोग एपीमर, रेसेमिक मिक्सचर और रिसोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट हम देखेंगे एपीमर. एपीमर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक से अधिक किरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं एंड ये किसी एक कार्बन पर इनका विन्यास या इनका कन्फिग्रेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है. तो एपीमर क्या हो जाएगा आपका, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक से अधिक किरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं. एक से अधिक किरल सेंटर इसमें प्रेजेंट होते हैं और किसी एक कार्बन पर विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है. एपीमर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक से अधिक किरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं. इसके किसी एक कार्बन पर उसका विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन इसमें डिफरेंट पाया जाता है. ठीक, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं. यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है जिसका नाम है किरल सेंटर. तो किरल सेंटर क्या होता है इसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो ये है किरल सेंटर. तो किरल सेंटर किसको कहा जाता है, एक ऐसा सेंटर और पॉइंट जिसमें कार्बन 4 डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स और एटम से अटैच्ड होते हैं, उसको हम किरल सेंटर कहते हैं. ठीक, तो किरल सेंटर किसको कहा जाता है, एक ऐसा सेंटर या एक ऐसा पॉइंट जिसमें कार्बन 4 डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स और एटम से अटैच्ड होते हैं, किरल सेंटर कहलाते हैं. इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. COH, Cl, H, CH3OH. ये है हमारा किरल सेंटर. इसमें कैसे डिस्कस करेंगे, जो हम लोग का किरल सेंटर होता है एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा सेंटर होता है जिसमें जो हम लोग का कार्बन होता है वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स और एटम से अटैच्ड होता है. तो ये जो है हम लोग का एक कार्बन एक सेंटर है, यह 4 डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप से ये अटैच्ड है. तो इसको हम क्या कहेंगे, किरल सेंटर. एंड किरल सेंटर is also known as asymmetric center. And it is denoted by star marks.
ठीक, तो ये जो किरल सेंटर है उसको और किस नाम से जाना जाता है, एसिमेट्रिक सेंटर के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्टार मार्क्स से डिनोट करते हैं। तो ये जो हम लोग का एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, किरल सेंटर कैसे फाइंड किया जा सकता है, एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा सेंटर जिसमें जो कार्बन होता है वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप से अटैच्ड होता है, तब इसको हम क्या कहते हैं, किरल सेंटर। किरल सेंटर इज ऑल्सो नोन एज एसिमेट्रिक सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय स्टार मार्क्स। तो ये जो हम लोग का सेंटर वाला भाग होगा जहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर में हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं। ये क्या बताता है, ये आपके किरल सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो यहाँ पर एक वर्ड्स यूज हुआ था किरल सेंटर, वो इसी के बारे में है यहाँ पर कि इसमें किरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। एपीमर यहाँ पर बोला गया है, तो एपीमर किसको कहा जाता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से अधिक किरल सेंटर प्रेजेंट हो और उसमें से किसी एक कार्बन पर विन्यास क्या हो, डिफरेंट हो, तब इसको हम क्या कहते हैं, एपीमर कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि एपीमर का एग्जाम्पल क्या होगा। तो ये है आपके एपीमर का एग्जाम्पल। CHOH COH COH एंड लास्ट है CH2OH। ये आपका एग्जाम्पल है डी ग्लूकोज का, ये आपका एग्जाम्पल है डी ग्लूकोज का। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है एपीमर इसमें कैसे फाइंड करना है। तो एपीमर किसको कहा जाता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से अधिक किरल सेंटर प्रेजेंट हो। तो किरल सेंटर हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है कि किरल सेंटर किसको कहते हैं, वह सेंटर या पॉइंट जिसमें कार्बन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप से अटैच्ड होते हैं, तब उसको हम किरल सेंटर कहते हैं। तो देखो यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको किरल सेंटर कहते हैं, इसको स्टार मार्क से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ किरल सेंटर उसको पहले हम लोग काउंट करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है डी ग्लूकोज का। इसमें हम देखते हैं किरल सेंटर, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस साइड से OH से जुड़ा है, इस साइड से S से जुड़ा है, इस साइड से एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा है, और इस नीचे वाले साइड से इस पूरे ग्रुप से ये अटैच्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक किरल सेंटर हो जाएगा। ये है आपका एक किरल सेंटर। उसी तरह से सेकेंड वाले में देखेंगे, ये कार्बन जो है इधर H ग्रुप से जुड़ा है, इधर OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और ये जो कार्बन है इस साइड से ये पूरे ग्रुप से जुड़ा है, और इस साइड से ये नीचे ये अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से यह भी एक तरह का आपका किरल सेंटर हो जाएगा यहाँ पर भी। अगला देखते हैं इस वाले कार्बन में, ये कार्बन जो है एक साइड से OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है और एक साइड से H ग्रुप से जुड़ा हुआ है। साथ ही ये जो कार्बन है एक साइड से ये पूरे अलग ग्रुप से जुड़ा है और इस साइड से ये पूरे अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक किरल सेंटर। उसी तरह से हम इसको देखेंगे तो सेम ये वाला कंडीशन भी अप्लाई होगा। इधर से ये H ग्रुप से जुड़ा है और इधर से OH ग्रुप से जुड़ा है, और बीच में क्या है, ये यहाँ नीचे में CH2OH ग्रुप है और इस ऊपर वाले में ये पूरा वाला ग्रुप अटैच है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक किरल सेंटर हो जाएगा। तो इस वाले में देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एपीमर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक से अधिक किरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। तो इस वाले में नंबर ऑफ किरल सेंटर देखो 1 2 3 4, तो टोटल इसमें एक से अधिक किरल सेंटर पाया गया है। और क्या बोला गया है, किसी एक कार्बन पर अरेंजमेंट या विन्यास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसमें देखिए इन सभी में सारे OH ग्रुप आपके एक साइड में प्रेजेंट है, बट इस वाले कार्बन में क्या है, आपका जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारे OH ग्रुप ये और ये तीनों क्या है, एक ही साइड में OH ग्रुप प्रेजेंट है, बट इसके किसी एक कार्बन पर जो विन्यास होता है वो चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए जो OH ग्रुप है एक इधर है और H ग्रुप इसके जस्ट अपोजिट है। सारे में H इधर था लेफ्ट साइड में और OH जो है वो राइट साइड में प्रेजेंट था, लेकिन इसके दूसरे नंबर के कार्बन पर क्या हो गया है, विन्यास चेंज हो गया है। OH ग्रुप इधर आ गया है, H ग्रुप इधर आ गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एपीमर। ये क्या है आपका, एपीमर। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से अधिक किरल सेंटर प्रेजेंट हो बट किसी एक कार्बन पर उसका विन्यास चेंज हो, तब उसको हम एपीमर कहते हैं। तो ये है आपका डी ग्लूकोज। उसी तरह से इसका अगला एग्जाम्पल हो सकता है डी मैनोस। तो उसमें भी क्या होता है, किसी एक कार्बन पर विन्यास इसमें डिफरेंट पाया जाता है। तो ये वाला एपीमर वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला हम देखते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अगला टॉपिक है हमारा
रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर किनको बोला गया है उनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज DL मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज DL मिक्सचर। ठीक, तो यहाँ पर D जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? D आपका रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो को और L रिप्रेजेंट करता है लियो को। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन और लियो का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक, इसको अदर हैंड बोला जाएगा राइट, और इसको अदर हैंड बोला जाएगा लेफ्ट। ठीक, तो जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो उसको और किस नाम से जाना जाता है? रेसिमिक मिक्सचर को हम DL मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, जिसका मतलब होता है क्लॉकवाइज या राइट साइड, और L का मतलब होता है लियो, और इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड। तो ये जो D और डेक्स्ट्रो और लियो क्या होता है? एक तरह के रोटेशन को दर्शाता है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है कि जब लाइट सोर्स लिया जाता है, ये लाइट सोर्स क्या करता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी को ये इमिट करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेस को या किरणों को ये इमिट करता है। यदि इसके सामने में हम क्या डालते हैं? एक निकोल प्रिज्म रखते हैं, तो इससे लाइट जब पास होता है तो सारे लाइट इस निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद एक प्लेन पर आकर ये क्या हो जाते हैं? एक प्लेन में आकर इन लोग अरेंज्ड हो जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? PPL या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको हम क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ठीक, अब इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किससे पास कराते हैं? किसी सैंपल या मैटर से पास कराते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो जैसे ही ये प्लेन पोलराइज्ड इस मैटर में उपस्थित जो भी हम लोग के एटम्स हैं उनसे पास होते हैं, तब ये जो मैटर में उपस्थित जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस लाइट को दो प्रकार से रोटेट कर देता है। एक होता है हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन, और दूसरा होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये है क्लॉकवाइज रोटेशन और ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यहाँ पर बोला गया है कि लाइट सोर्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन यहाँ पर इमिट होता है जब इसको हम निकोल प्रिज्म, ये है आपका निकोल प्रिज्म से पास कराया जाता है। तो यह एक लाइट को एक स्ट्रेट में पास कराता है। तो जैसे ही ये लाइट इस निकोल प्रिज्म से पास होता है तो सारे लाइट इस एक प्लेन में आकर ये अरेंज्ड हो जाते हैं, जिसको हम PPL या प्लेन पोलराइज्ड लाइट के नाम से इसको हम जानते हैं। जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किसी मैटर से पास कराते हैं तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं वो क्या करते हैं? इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दो टाइप से इसमें रोटेट करा देते हैं। एक होता है हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन और दूसरा होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो और L का मतलब होता है लियो। तो ये डेक्स्ट्रो जो होता है ये क्लॉकवाइज रोटेशन को शो करता है, और L जो होता है वो हमारे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक एक करके ऐसे हम लेकर हम इस इंस्ट्रूमेंट में डालकर रोटेशन दर्शा सकते हैं। बट जो भी हम लोग के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक स्टैंडर्ड लिया, उन्होंने OH ग्रुप को लिया और बोला कि जितने भी OH ग्रुप यदि हमारे कंपाउंड में राइट साइड में प्रेजेंट हो तब उसको हम क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो बोलेंगे, और यदि वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो तब उसको हम लियो रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से OH ग्रुप को स्टैंडर्ड माना, और OH ग्रुप यदि राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं तब उसको डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं तब उसको हम
हम लियो के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये राइट और लेफ्ट या डेक्स्ट्रो लियो की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर रेसेमिक मिक्सचर में ये यूज़ हुआ है। तो रेसेमिक मिक्सचर किसको कहा जाता है? रेसेमिक मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज DNL मिक्सचर। DL मिक्सचर, D मीन्स डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज राइट साइड एंड L मीन्स लियो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड। ठीक, तो ये रेसेमिक मिक्सचर DL का मिक्सचर होता है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। ये इसका यूज़ हम ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं रेसिमाइजेशन। अगला टॉपिक है हमारा रेसिमाइजेशन। अगला टॉपिक है हमारा रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या होता है हमारे किसी जब D एंड L से हम DL मिक्सचर में जब उसको चेंज किया जाता है, अर्थात जब हम प्रॉपरली किसी D एंड L को हम DL मिक्सचर में जब कन्वर्ट करते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? रेसिमाइजेशन। तब इसको हम क्या कहते हैं? रेसिमाइजेशन। ठीक, रेसिमाइजेशन का एग्जाम्पल है हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का डी फॉर्म, तो हमारा लैक्टिक एसिड है ये CH3 COH H COH डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O है। ये हमारा D लैक्टिक एसिड, ये है D लैक्टिक एसिड। ठीक, D क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें OH ग्रुप है, वो किस साइड में प्रेजेंट है? आपके राइट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे? D से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि ये OH ग्रुप आपके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता तब इसको हम किससे डिनोट करते? L से रिप्रेजेंट करते। लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप क्या है? आपके राइट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर D लैक्टिक एसिड लिखा गया है। तो ये कौन सा फॉर्म है? सिर्फ D वाला फॉर्म है। ठीक, D वाला फॉर्म है। जब इसको आगे प्रोसेस कराया जाता है, किसी के प्रेजेंट में इसको हम आगे रिएक्शन कराते हैं, तो ये दो रूपों में हमको दिखाई देता है। एक होता है हमारा D और दूसरा होता है L, अर्थात हम D लैक्टिक एसिड से D फॉर्म और उसके L फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका D फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा CH3 COH और ये H C डबल बॉन्ड O और ये है OH, ये है उसका D फॉर्म, इसी के जैसा है ये। उसी तरह से L फॉर्म देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CH OH COH डबल बॉन्ड O, तो ये उसका क्या हो जाएगा? L फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि रेसिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पर्सनली D या L से हम क्या इसको हम किस में कन्वर्ट सकते हैं? या तो हम D को सीधे हम रेसेमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर सकते हैं या L को हम सीधे रेसेमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और रेसेमिक मिक्सचर किसको कहा जाता है? D एंड L के मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं? रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रॉपरली D को हम D फॉर्म को हम रेसेमिक मिक्सचर में या L फॉर्म को हम रेसेमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं, तब इसको हम रेसिमाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए है आपका D लैक्टिक एसिड। D लैक्टिक एसिड जो है वो फर्दर रिएक्शन करके ये दो प्रकार के रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है, D एंड L फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यही जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या कहते हैं? रेसिमाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। रेसिमाइजेशन के बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं रीसॉल्यूशन। तो रीसॉल्यूशन जो होता है वो रेसेमिक मिक्सचर से ही रिलेटेड होता है। तो रेसेमिक मिक्सचर के D एंड L फॉर्म में पृथक करना, अर्थात रेसेमिक मिक्सचर में उपस्थित जो D और L फॉर्म होता है उसी को प्रॉपरली अलग अलग सेपरेट करना है। D फॉर्म में या L फॉर्म में उसको जब कन्वर्ट किया जाता है तब उसी को हम क्या कहते हैं? रीसॉल्यूशन कहते हैं। तो रेसेमिक मिक्सचर कौन कौन से होते हैं? D एंड L फॉर्म से D एंड L
को सेपरेट करना क्या कहलाता है? रीसॉल्यूशन कहलाता है। रेसिमिक मिक्सचर जो जिसमें D प्लस L प्रेजेंट होता है से DNL को अलग करना या उसको सेपरेट करना ही आपका क्या कहलाता है? रीसॉल्यूशन कहलाता है। ठीक, तो ये जो रीसॉल्यूशन का प्रोसेस होता है तो ये हो जाएगा रीसॉल्यूशन। तो रीसॉल्यूशन ये क्या होता है आपका? रेसिमिक मिक्सचर जिसमें DNL फॉर्म पाया जाता है से हम प्रॉपरली D और L को जब हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रीसॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, तो इस रीसॉल्यूशन के प्रोसेस में जो होता है इसको अलग अलग मेथड से हम रीसॉल्यूशन के प्रोसेस को अपना सकते हैं, जिसमें अलग अलग मेथड यूज़ किया जाता है। हम D और L फॉर्म को अलग अलग करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें पहला है हमारा जैव रासायनिक विधि, जिसको हम बायोकेमिकल मेथड के नाम से जानते हैं। तो अगला टर्म है हमारा मेथड ऑफ रीसॉल्यूशन। अगला है हमारा मेथड ऑफ रीसॉल्यूशन। तो पहला वाला है आपका बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड, ठीक। तो बायोकेमिकल जो मेथड है इसको सबसे पहले पाश्चर, जो हम लोग के लुई पाश्चर नामक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवर किया। ठीक, तो इन्होंने बोला ये जो बायोकेमिकल मेथड होता है वो मेनली आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए, यीस्ट हो गए और आपके फंजाई हो गए, इनकी प्रकृति पर ये डिपेंड करता है। ठीक, तो इसको जब हम लोग मिलाते हैं किसी रेसिमिक मिक्सचर में, तब वो क्या करता है? किसी एक फॉर्म को, या तो वो D फॉर्म को या L फॉर्म को, ये क्या कर देता है? पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। ठीक, तो इस तरह से हम रेसिमिक मिक्सचर में किसी एक फॉर्म को हम उसको क्या कर देते हैं? सेपरेट कर लेते हैं और दूसरे फॉर्म को हम उसको यील्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है जो हम लोग का बायोकेमिकल मेथड होता है वो किस पर डिपेंड करता है? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ये डिपेंड करता है। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें यूज़ होते हैं? आपके बैक्टीरिया, यीस्ट और फंजाई। ठीक है, तो ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई, ये जो होते हैं ये किसी भी रेसिमिक मिक्सचर के किसी एक फॉर्म को क्या करने का काम करते हैं? सेपरेट करने का काम करते हैं। तो यदि हमारा रेसिमिक मिक्सचर है, कौन कौन से आपके D प्लस L फॉर्म को जब हम किसी यीस्ट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट में, जिसमें बैक्टीरिया, यीस्ट या फंजाई जो भी हो, उसको हम लेते हैं, तब ये क्या होता है? इन दोनों मिक्सचर में से किसी एक फॉर्म को ये क्या कर देता है? सेपरेट कर लेता है। या तो ये D फॉर्म को सेपरेट कर सकता है या तो ये L फॉर्म को सेपरेट कर देता है। ठीक, तो इस तरह से हम बायोकेमिकल मेथड से किसी भी रेसिमिक मिक्सचर के किसी एक फॉर्म को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सेपरेशन का ही एक मेथड है। सेकेंड है हमारा मैकेनिकल सेपरेशन। ये जो मैकेनिकल सेपरेशन होता है ये इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड होता है। तो हम लोग का यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है माइक्रोस्कोप। ठीक, तो जो ये मैकेनिकल सेपरेशन है इसका यूज़ है इसको सबसे पहले पाश्चर नामक साइंटिस्ट ने, या लुई पाश्चर ने इसको एक्सप्लेन किया कि जो हम लोग का D और L फॉर्म होता है या उसका जो रेसिमिक मिक्सचर होता है उसको हम उसके क्रिस्टली स्ट्रक्चर के बेस पर हम उसको क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप के हेल्प से इसको हम पृथक करते हैं या उसको सेपरेट करते हैं। तो हम लोग के जो साइंटिस्ट हैं लुई पाश्चर,
इन्होंने सबसे पहले इसको सेपरेट किया। इन्होंने बोला कि जो हम लोग का रेसेमिक मिक्सचर होता है, कौन कौन से DNL फॉर्म, इसको हम उसके क्रिस्टल फॉर्म को, डी और एल फॉर्म के कौन सा फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म को माइक्रोस्कोप के हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। ये किसने कहा, हमारे लुई पास्चर नामक साइंटिस्ट ने। इन्होंने बोला कि हमारे जो रेसेमिक मिक्सचर होते हैं उनका कौन सा फॉर्म, उनका क्रिस्टल फॉर्म को हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत आता है, आपका मैकेनिकल सेपरेशन के अंतर्गत, जिसमें रेसेमिक मिक्सचर जो DLL फॉर्म है उसको हम माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से DNL फॉर्म दोनों को अलग अलग हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का रीसॉल्यूशन वाला भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो रीसॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा कि रीसॉल्यूशन होता क्या है एंड इसको सेपरेट करने वाले जो मेथड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे इसको सेपरेट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं विन्यास। कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में बोला जाता है विन्यास। तो विन्यास किसको कहा जाता है, किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित जो एटम्स होते हैं उनका स्पेस में अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या बोला गया है कि जो हम लोग के किसी भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स में क्या पाए जाते हैं, हमारे एटम्स। ठीक, इन एटम्स का स्पेस में अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, अटैच्ड होंगे, उनका स्पेस में ही अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, आपका ये है आपका मीथेन। ठीक, तो ये है मीथेन का, ठीक, तो ये दोनों का स्ट्रक्चर है मीथेन का, दोनों ही स्ट्रक्चर है मीथेन के। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है आपका 2D स्ट्रक्चर, ये क्या है 2D स्ट्रक्चर, और ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका 3D स्ट्रक्चर है। तो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं 2D स्ट्रक्चर, और ये जो 3D स्ट्रक्चर है इसको हम स्पेस में देख सकते हैं। स्पेस में किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स का हम 3D स्ट्रक्चर या 360 डिग्री स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है 3D स्ट्रक्चर है, जिसको हम वेज डेस स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है डार्क लाइन, इसी को हम कहते हैं वेज बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं, वेज बॉन्ड। और ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम, ये वाला, इसको हम कहते हैं डैश बॉन्ड। ठीक, तो इसका मतलब होता है, वेज का मतलब होता है सामने या फ्रंट। ठीक, और ये डैश का मतलब होता है बैक या पीछे वाला बॉन्ड। ठीक, तो इस तरह से ये जो एटम्स हैं, ये क्या है, हम लोग का मीथेन एक मॉलिक्यूल है, इसमें उपस्थित जो एटम्स हैं वो क्या है, उनका अरेंजमेंट अलग अलग है। ये जो है सारे एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, जो उसका 2D स्ट्रक्चर को शो करता है। जबकि ये जो है इसमें जो ये जो मीथेन जो हम लोग का मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या है, ये स्पेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। कोई जो होता है वो, ये दोनों जो दिखाई दे रहे हैं ये है आपके प्लेन पर, ये जो दिखाई दे रहा है प्लेन के आगे, और ये क्या बता रहा है, प्लेन के पीछे या बैक साइड को बता रहा है। तो इनका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, इसमें डिफरेंट पाया गया है। तो किसी भी मॉलिक्यूल या एटम्स का इसी स्पेस में अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये जनरली 2 प्रकार से इसको देखा जाता है। ठीक, एक होता है हमारा, पहला वाला है टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो ये जो होता है वो जनरली 2 प्रकार का होता है। ये जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पहला है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, पहला है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एंड सेकेंड है आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को हम हिंदी में कहते हैं आपेक्षिक
अपेक्षिक विन्यास, इसको कहा जाता है अपेक्षिक विन्यास। और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है निरपेक्ष विन्यास, इसको क्या कहा जाता है, निरपेक्ष विन्यास। ठीक, तो ये दो प्रकार के टाइप्स हैं किसके कॉन्फ़िगरेशन के, एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम अपेक्षिक विन्यास कहते हैं, इसको हम निरपेक्ष विन्यास कहते हैं। इसका और अलग नाम है क्या, DL नॉमेनक्लेचर, DL नॉमेनक्लेचर, जबकि इसका है आपका RS नॉमेनक्लेचर। ठीक, तो जो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम का अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट को ही हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जनरली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम अपेक्षिक विन्यास कहते हैं, और दूसरा होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम निरपेक्ष विन्यास कहते हैं। अपेक्षिक विन्यास या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को हम DL नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, जबकि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को हम RS नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। तो ये जो DL नॉमेनक्लेचर किस तरह से हम निकालते हैं, RS नॉमेनक्लेचर किस तरह से निकालते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे।